Hello everyone. Today we are going to talk on very important topic and that is what a campus placement. सर आप ऐसे ऐसे नाच क्यों रहे थे सर? है ना? नाच इसलिए रहा था क्योंकि जब खुशी होगी ना, जब नौकरी लगेगी ना, तब देख रहे हो कि आदमी कैसे नाच रहा है ना? कामयाब हाँ। कि आदमी जैसे नाच रहा है वैसे तुम भी नाचोगे. The reason is simple because जिस दिन के लिए तुम अभी तक के मेहनत कर रहे थे राइट फ्रॉम सीपीटी टू आईपीसीसी टू फाउंडेशन टू फाइनल है ना जो भी स्टेजेस में बोलूं है ना तो उस दिन से तुम मेहनत कर रहे थे एंड टुडे इज द डे व्हेन यू आर गोइंग टू गेट योर रियल जॉब करेक्ट. अब मेरे को जॉब कहां से मिलेगी? इंस्टीट्यूट बैठा है तुम्हारे लिए, उसके लिए तुम्हें बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है. बट सर मेरा एक मिसकंसेप्शन ये है कि क्या अगर मैंने इंस्टीट्यूट में जॉब में अप्लाई कर दिया तो 100% में सिलेक्ट हो जाऊंगा? आंसर इज नो. 100% प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं होती है. यहाँ पे भी तुम्हें अपने मेहनत करने पड़ेंगे, अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. बट सर आप कुछ ऐसा बता दो ना जिससे मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए. ऐसा कुछ बता दो जिससे मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए और मैं लोगों से अलग दिखूं. इसलिए मैं बैठा हूं है ना. इसलिए सीए मॉक बना हुआ है और सीए मॉक में हम यही करते हैं. वी टारगेट है ना, वी हेल्प द स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट व्हाई दे आर डूइंग अ सीए. सीए में फिर आ गया तो फिर कैसे आगे जाना, मुझे रेज्यूम कैसे बनाना है ना, मुझे अपना लैला ढूंढना मतलब किस फील्ड में मैं इंटरेस्टेड हूँ वहां पे कैसे जाना, अपने मेंटर से बुलाना, सर रेज्यूमे चेक करवाना, ये सब चीजें हम सीए मॉक में करते हैं. ठीक है. बट सर अभी आप बताओ कि कैंपस का अगर फॉर्म आ गया है तो मुझे क्या करना है? सर कैंपस में सबसे पहली बेसिक चीज ध्यान में रखनी है कि कैंपस में जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 100% सिलेक्ट हो जाओगे. दूसरी चीज, कैंपस में हर एक पर्सन को जाना चाहिए मेरे हिसाब से. बहुत इंपॉर्टेंट. क्योंकि भले ही तुमको पता है कि तुमको इस एक जॉब है तुम्हारे पास, या तो फिर तुम्हें पता है कि मेरे को दूसरे डोमेन में जाना है, या तो तुम्हें लगता है कि आगे पढ़ना है, बट फिर भी जाओ. द रीजन इज सिंपल बिकॉज अगर तुम इसमें अप्लाई कर रहे हो ना तो तुम्हारे को पता पड़ेगा कि कंपटीशन कितना है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग पता पड़ेगा कि आर यू केपेबल ऑफ गिविंग द इंटरव्यूज, आर यू केपेबल ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, इज योर प्रोफाइल गुड इनफ टू बीइंग सिलेक्टेड और शॉर्टलिस्टेड. और तुम्हें इन शॉर्ट अगर बोलो ना तो तुम्हें तुम्हारा अपना औकात पता पड़ जाएगी है ना. टू बी ऑनेस्ट अपनी एक वो पता पड़ जाएगी कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग है ना. क्योंकि जब टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई वेंट फॉर अ कैंपस है ना तो वहां पे क्या हुआ था कि इतने सारे सीएस भैया आज तक कभी देखे नहीं. इतने सारे सीएस है ना, 3-4 हजार सीएस एक साथ. बाप रे बाप. इट वाज लाइक अ मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ पे आ गए. इतने सारे सीए और इसमें से यू हैव टू स्टैंड आउट डिफरेंट एंड गेट अ जॉब. ठीक है. तो मैं कैंपस में गया था है ना, तो आई टेल माय स्टोरी आल्सो कि हाउ हाउ इट गोस और कैसे मैंने अप्लाई किया था और हाउ आई इंक्रीज माय सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो सबसे पहला चीज, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ कैंपस, तुम्हें रेज्यूम का जरूरत नहीं पड़ता जब तुम इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर रहे हो. ध्यान से सुनो, जब तुम इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर रहे हो, जहां पे इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर रहे हो वहां पे रेज्यूम का भी जरूरत नहीं पड़ता है. बट तुम जब कैंपस के इंटरव्यू में जाओगे तब तुम्हें सबसे पहला काम पड़ेगा रेज्यूम का है ना. रेज्यूम कैसे बनाना, क्या बनाना, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका है. ठीक है. अब मैं आता हूँ सर, तुम्हें जो इंस्टीट्यूट की साइट है ना जिससे तुम्हें प्यार करके बैठना है, वो ये दोनों साइट्स है ना. यहाँ पे तुम्हें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि भैया ये साइट पे तुम्हें आके अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा और फिर जाके तुम उसके डैशबोर्ड पे जाओगे. सेकंड साइट आती है जहां पे तुम्हें कैंपस के बारे में काफी सारी लिस्ट मिलेगी है ना. कुछ भी अनाउंसमेंट होगा, कुछ भी होगा तो यहाँ से तुम्हें पता पड़ जाएगा है ना. कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा इस बार है ना. तो अभी से आई विल से कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. अभी से तुम लोग देखना चालू कर दो कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, क्या जाना है ना. तो वो तुम्हें एक बार अभी से ढूंढना पड़ेगा. और अब मैं आता हूँ अब कि हमारा कैंपस फॉर्म, जो तुम्हारा फॉर्म आता है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम्हें है ना. जो तुम्हारा कैंपस फॉर्म आएगा तो तुम्हें ये सब पूरी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी. उस पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे फिलअप करना है. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनो. बिफोर डूइंग दैट एक चीज बता रहा हूँ कि क्या होता है शॉर्टलिस्टिंग, कैसा होता है, क्या होता है, थोड़ा सा उसको ब्रीफ दे देता हूँ. तो होता यह है कि जो भी इंस्टीट्यूट में कंपनीज आती हैं, उन्हें भी कहा जाता है कि अगर तुम्हें 10 लोगों को सिलेक्ट करना है तो तुम कितने लोगों को इनवाइट भेज सकते हो, इनटू 10 टाइम्स भेज सकते हो, विच इज 100. ठीक है. अब 100 लोग को उन्होंने इनवाइट भेजा, तुम्हें अपने पोर्टल पे दिखेगा. फिर देन यू नीड टू सिलेक्ट द कंपनी है ना. तो तुमको कंपनीज आ जाएगी, उसमें से तुम्हें कंपनीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज सिलेक्ट करना. अब इसमें दो दिक्कतें आती है. एक, जरूरी नहीं है कि सबको कंपनी सिलेक्ट कर ले. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, यू कैन ओनली सिलेक्ट ओनली 4 कंपनी. सिर्फ 4 कंपनी ही मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है. तो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि भाई व्हाट विच कंपनी टू सिलेक्ट, विच कंपनी टू नॉट टू सिलेक्ट. उसके लिए है ना, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड इन आवर सीए मॉन्क प्रोडक्ट कि भैया हाउ टू सिलेक्ट द कंपनीज और कैसे जाना, क्या जाना. ठीक है. तो उसमें मैं डिस्कशन नहीं करूंगा. सेकंड थिंग मैं डिस्कशन करूंगा कि फॉर एग्जांपल अब मेरे को 4 कंपनीज ने सिलेक्ट किया या 6 कंपनीज ने सिलेक्ट किया. अब उसमें से शुड आई सिलेक्ट ऑल ऑफ द 4 और शुड आई सिलेक्ट द 3? आई विल से कि 3 सिलेक्ट कर लो, बेस्ट ऑफ द 3. एक स्पेस वेकेंट रखो, बिकॉज़ क्या होता है सब्सिक्वेंटली आल्सो यू गेट वन और टू कंपनीज है ना. सब्सिक्वेंटली आल्सो यू गेट वन और टू कंपनीज. ठीक है. वो चीजें हो गई.
अब तुमने 3 कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया, एक स्पेस वेकेंट है, सब्सिक्वेंटली अगर आया तो फिर उसको सिलेक्ट कर लिया, अगर नहीं आया तो फिर मतलब एक रिस्क टाइप नहीं रहता है, ठीक है। बट इफ यू लाइकिंग ऑल द कंपनीज यू कैन गो फॉर ऑल ऑफ द फोर सिलेक्ट कर लो। तुमने 4 कंपनी सिलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद तुम्हें उस कंपनी का डिटेल आता है ना, कि कंपनी का इंटरव्यू क्या है ना, उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा तुम्हें पूरे उसकी वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सब आ जाता है, मतलब बढ़िया तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज कि सर जब अब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, है ना, तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है, यू नीड टू फिल अप द फॉर्म, है ना। एक बार तुम फॉर्म फिलअप करते हो, सबमिट होता है, उसके बाद कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, फिर तुम कंपनीज को सिलेक्ट करते हो, तुम्हें कौन सी कंपनीज में जाना है, फिर उसके बाद होता है कंपनीज का इंटरव्यू, है ना। तो अभी तो ऑनलाइन इंटरव्यूज होंगे, है ना, ड्यू टू द कोविड एंड स्टफ, बिकॉज अभी सब ऑनलाइन इंटरव्यूज होंगे, जीडीज होंगे, है ना। तो जो ऑनलाइन जीडीज होंगे, कैसे होंगे जीडीज वगैरह, है ना, तो उसमें मैंने ऑलरेडी मेरे जीडीज राउंड लिए हैं, है ना, फॉर दोज हु आर एसोसिएटेड विद सीएमओ, है ना, उनको मैंने पूरा ऑनलाइन जीडी लिए हैं, उनका प्लेसमेंट प्रोग्राम लिया है, तो काफी अच्छे से उनका हुआ है। बट फॉर दोस कि हमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या करना है, उसमें मैं एक ब्रॉड गाइडलाइन दे देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपना नाम, है ना, जन्म कुंडली थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, नाम क्या है ना, नाम क्या है, जेंडर क्या है, मेल क्या है, सिटी क्या है, तो इससे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आगे आता है जिसपे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो ये है ना, तुम्हारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे फर्क पड़ता है थोड़ा सा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ये वाला, रैंक एंड मेडल, है ना, तुम इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर तुमको कोई 10th में सर्टिफिकेशन या कुछ अच्छा सीजीपीए हुआ है तो लिखो, मैंने सपोज आई सिक्योर्ड A1 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मैंने लिखा, मैंने दिखाया, है ना। तो ये जो होता है, बहुत लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से सुनो। सेकंड थिंग, जो भी अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स है लिख दो भाई, रैंक या मेडल, है ना, मैंने लिख दिया, मुझे 99 मार्क्स थे अकाउंट्स में, मैंने लिख दिया, प्रेजेंट करो, है ना। वैसे ही बीकॉम में मैंने बोला कि मेरे को डिस्टिंक्शन आया था, है ना। फाउंडेशन में तुम लिख सकते हो कि यहाँ पे तुम लिख सकते हो, मैंने भी ब्लैंक छोड़ दिया था, बट आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि आई गॉट एन एग्जम्पशन इन दिस सब्जेक्ट, है ना। तो तुम्हें एग्जम्पशन आया तो उसके बारे में यहाँ पे लिख दो, तो इससे क्या होगा, योर प्रोफाइल विल लुक है डिफरेंट वे, है ना, थोड़ा सा अलग दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने पूरा डिटेल्स लिखना है, अटेम्प्ट्स का मार्क्स, स्कोर, है ना, तुम्हारा परसेंटेज कितना था वो तुमने लिखना है ना। रैंक वैंक आई है तो रैंक वैंक लिख देना, अपनी तो नहीं आई थी इसलिए नहीं लिखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसपे तुम्हारा सिलेक्शन भी डिपेंड हो जाता है, बिकॉज ये हो जाता है, इसमें तुम्हें लिखना पड़ता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, है ना। तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, कौन सा अटेम्प्ट था, है ना, तुम्हारा लिखना पड़ेगा कौन सा अटेम्प्ट था। जैसे अब मेरे को आईपीसीसी सेकंड ग्रुप में सेकंड अटेम्प्ट लगा था, तो सब्सिक्वेंट काउंट ऑफ अटेम्प्ट नंबर 2, है ना। तो वो एक बार लिखना पड़ेगा तुम्हें, कौन सा अटेम्प्ट लगा, इसके बेसिस पे भी एक सिलेक्शन होता है, इसके बेसिस पे भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। फिर कंपनीज लुक्स फॉर दोस प्रोफाइल जहाँ पे तुम्हारे अटेम्प्ट्स कम हो और प्रोफाइल अच्छी रहे, है ना। बट वही है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर फिलिंग दिस, इसको थोड़ा सीरियस मोड में आके फिल करना, ऐसे हंसी मजाक में फिलअप नहीं करना है। सेकंड आता है मेंबरशिप एनरोलमेंट डेट। बहुत लोगों का क्या होता है, टिल द टाइम व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, तो तुम्हें पता नहीं रहता कि कब तक के एनरोल करने वाले हो, है ना। तो इट इज रिटन, ध्यान से पढ़ते हैं हम, इधर लिखा है एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड, तुम्हें कब तक तुम अप्लाई कर दोगे, थोड़ा सा आगे का डेट डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आगे का डेट डालोगे तो काफी अच्छा रहेगा। फिर आता है तुम्हारा जीएमसीएस का नंबर, वो लिख देना, और तुम्हारा कंप्लीशन डेट, उस पर तो कुछ नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। फर्स्ट बेसिस था तुम्हारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सेकंड बेसिस रहेगा तुम्हारा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस। अगर आर्टिकलशिप पे कुछ खड़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है उसका, है ना। तो नेचर ऑफ वर्क डन इन आर्टिकलशिप, इसका मैं एक ब्रॉड लिस्ट तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, हमारे रिसोर्स सेक्शन में तुम्हें जाके मिल जाएगा, हमारा रिसोर्स सेक्शन में तुम्हें जाके मिल जाएगा, फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में तुम्हें वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तुम क्या क्या लिख सकते हो, कौन कौन से तुम्हारा नेचर ऑफ एक्सपीरियंस रह सकता है, वो तुम्हें मैं पूरा डिटेल में दे दूंगा कि क्या क्या लिख सकते हो। नेक्स्ट कम द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द कंपनी नेम फॉर होम द असाइनमेंट हैज बीन डन, है ना। तुमने कौन सी कंपनीज के लिए काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, तुम कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बेसिस ऑफ दैट तुम्हारा सिलेक्शन होता है। एक तो तुम उस सीक्वेंस में लिखो जो सबसे पहले लिस्टेड है ना, एकदम हवा करनी, थोड़ी सी हवा करनी पड़ेगी यार, है ना। तो जो लिस्टेड है वो पहले लिखो, जो बड़े क्लाइंट्स हैं वो लिखो, फिर उसके बाद छोटे 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 क्लाइंट्स लिखो। तो होता क्या है कि अगर कोई भी बंदा शुरू के 3-4 क्लाइंट्स पढ़ता है तो लगता है हाँ यार, इसको काम पे लाना चाहिए, आई वांट दिस पर्सन टू बी सिलेक्टेड, है ना। बिकॉज अगर तुम बड़ी बड़ी कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज का लिखोगे तो उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है कि मेरे को कौन सी इंडस्ट्री में तुमने काम किया है। अब इंडस्ट्री असाइनमेंट मतलब क्या, जैसे कि तुमने ऑटोमोटिव में किया, मैंने देखो ज्यादातर इसमें कवर करने की कोशिश की, मतलब दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, है ना, बट आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन माय आर्टिकलशिप। तो वैसे ही तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जब तुम लिख रहे हो क्लाइंट कौन से किए अच्छे अच्छे, वो सोचना पड़ेगा। और दूसरा, क्या किया है काम, है ना, व्हाट वर्क आई हैव डन, यू टू थिंक इन अ बेटर मैनर। सपोज यू हैव डन इन अ वर्क इन अ ऑटोमोटिव कंपनी, suppose you have done in a gensets, air filters, purifier, paint, manufacturing, circuit boards, foods and packaging, so I tried to cover most of the things, I tried to cover most of the things, है ना। तो इसमें क्या होता है कि उनको भी लगता है यार हाँ, इन्होंने इस पे काम किया है ना।
फिर यहाँ पे आर्टिकलशिप एनी अदर, है ना, अगर कुछ है तो उसके बारे में लिख दो, है ना। फिर हमारा तो सेकंडमेंट का कुछ ऐसा है नहीं। फिर उसके बाद कोई अगर तुमने ट्रांसफर वांसफर के केसेस है, 2-3 फर्म में काम किया है तो उधर लिख दो, आई वाज अ ट्रांसफर केस, मैंने उधर लिख दिया पुरानी फर्म का और उसका एक्सपीरियंस लिख दिया, ठीक है। तो ये साइड जो है, ये दिस दिस यू कैन फील इन अ बेटर मैनर। अगर तुम्हें कुछ अच्छा सा लिखना है ना, तो अच्छा सा कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आते हैं हमारा सेम वे वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं रहेगा बिकॉज हमारा आर्टिकलशिप है, हमने कोई ऐसे जॉब वॉब तो नहीं किया, बट जिन्होंने जॉब किया है वो फिल कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट आता है कि तुम्हें किस इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, किस इंडस्ट्री में तुम्हें जॉब चाहिए। सर तुम्हें क्या, कौन से आईटी में जाना है, बीपीओ में जाना है, ट्रेडिंग में जाना है, सर्विस में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, कॉमर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में जाना है, कहाँ जाना है ना। तो जनरली इसको सब यस 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 कर देते हैं, है ना। बट मुझे फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में नहीं जाना था, इसलिए मैंने नो कर दिया था, बिकॉज आई नो माई विजन, है ना। मुझे पता था कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, कहाँ जाना है, मुझे पता, तो उसके बेसिस पे तुम सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज आल्सो थर्ड क्राइटेरिया, है ना। सबसे पहले मैंने बोला अटेम्प्ट, सेकंड बोला तुम्हारा लिस्ट ऑफ कंपनीज एंड सेक्टर्स व्हिच यू हैव वर्कड ऑन, थर्ड इज अदर फैक्टर। क्या तुम्हें कोई गोल्ड मेडल मिला है, क्या तुम्हें प्राइज मिला है, हाँ लिखा है। क्या तुम कोई सोशल प्रोग्राम्स में कुछ काम किया है क्या, है ना, क्या तुमने कोई सोशल प्रोग्राम्स में काम किया है, हाँ किया है, तो इसके बारे में इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहिए। मुझे तब नहीं पता था कि इसका इतना रिलेवेंस है, बट टू बी ऑनेस्ट इसे और डिटेल में लिखना पड़ेगा, है ना। इसे अगर तुम और डिटेल में लिखोगे तो मजा आएगा, सामने वाले को लगेगा हाँ भाई इसने मतलब सोशली इन्वॉल्व है, नॉलेज वाइज तो भी थोड़ा सा कम है, बट अगर सोशली इन्वॉल्व है या इसको कई सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ही इज गुड एट डांस, ही इज गुड एट हॉबीज, इसलिए मैं तुम्हें अभी फोर्स कर रहा हूँ कि भाई कोर्सेज करो, यूडेमी के कोर्सेज करो। प्लस यू कैन ऑल्सो इंक्लूड जो हमारा सीएमओ का कोर्स अगर तुम लेते हो तो उसमें जो हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं हैंड में, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो कि आई नो व्हाट आई वांट टू डू, है ना। तो वो भी तुम लिख सकते हो इसमें, तो इट विल गिव यू एज अ लिवरेज, इट विल गिव यू अ लिवरेज। तो यहाँ से तुम्हें एक लिवरेज मिलेगा। फिर तुम्हारा पासपोर्ट का डिटेल ये सब, है ना। तो प्रेफर्ड रीजन, है ना, तो प्रेफर्ड रीजन का भी तुम्हें ऑप्शन आएगा, यू नीड टू सिलेक्ट इट वाइसली, है ना। तो मैंने तो सभी सिलेक्ट कर लिया था, कहीं भी भेज दो यार, बाहर भेज दो बस, है ना, तो ऐसा था। एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, दिस इज आल्सो फैक्टर, है ना, व्हिच ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू हैव टू डिसाइड इट। तो देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड सैलरी, बट अगर तुम्हारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अटेम्प्ट है ना, या तुम्हारे अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा सैलरी एक्सपेक्ट करो एज पर द मार्केट रेट। सर मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके बेसिस पे, है ना। अगर तुम बोलोगे कि मुझे 6 अटेम्प्ट लगे और मुझे 20 लाख का सैलरी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। बट अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है तो मिलेगा यार, वैसा कुछ नहीं है। बट वही है कि थोड़ा-सा एक्सपेक्टेड जो रहता है ना, उसके बेसिस पे एक फ़िल्टर करती है कंपनीज़ कि भाई इसको इतना-इतना सैलरी चाहिए, बट इतने-इतने सारे अटेम्प्ट है, तो तुम्हारा प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं होता है। भले तुम, अगर तुम्हारे को 6-7 अटेम्प्ट लगे हैं, तो तुम यू पुट द मार्केट रेट, जो भी मार्केट रेट है उसके बेसिस पे तुम डालो। बट अगर तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड सैलरी फ्रॉम द मार्केट, है ना। तो तुम्हें पता है यार इंडस्ट्री में कितना पैकेज मिलता है फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, पता है ना। तो उसके बेसिस पे तुम डालो। फिर तुम्हारा प्रेफर्ड एरियाज़ ऑफ वर्क, तुम्हें किस एरियाज़ में कहाँ पे काम करना है, उसके बेसिस पे डालो। और बाकी जो है ना, उसके बेसिस पे तुम डालो और उसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये, है ना, सेंटर सिलेक्शन। सेंटर सिलेक्शन पे मैं एक वीडियो डालूंगा कि कौन से सेंटर हमें सिलेक्ट करना चाहिए, किस सेंटर्स में कौन सी कंपनीज आती है, कौन से सेंटर में कौन सा सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सेकंड सेंटर कैसे सिलेक्ट करना, वो सब चीजों पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बता देता हूँ, फर्स्ट सेंटर में जो हमारे आते हैं वो है अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, है ना, और पुणे। ये सब हमारे जो है बड़े सेंटर्स में आते हैं। तो एक बड़ा सेंटर सिलेक्ट करना पड़ता है, एक छोटा सेंटर सिलेक्ट करना पड़ता है। अब बड़ा सेंटर जो है, बड़े सेंटर में कौन सी कंपनीज आती है, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, उनमें शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, सर कैसे सिलेक्ट करूं मैं सेंटर, उस पर अलग वीडियो डालूंगा। और ये जो है सब इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर फिलिंग द प्रोफाइल, है ना। अब बहुत लोगों को नीड टू गो टू द डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे आर, है ना। कभी क्या होता है, बहुत लोग शिफ्ट कर लेते हैं। सपोज समवन फ्रॉम नागपुर विल गो टू मुंबई फॉर इंटरव्यू, बिकॉज नागपुर में नहीं आती कंपनी, या नागपुर में स्मॉल सेंटर होगा, करेक्ट। तो थोड़ा सा तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बचपन से लेके आज तक यू आर वर्किंग फॉर सीए जर्नी, यू हैव इन्वेस्टेड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस। तो वही है, गेटिंग अ जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू बिकम अ सीए, इफ यू वांट टू गेट इनटू जॉब इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। बट हु वांट्स टू गेट इनटू द प्रैक्टिस, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि ये जो चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड फॉर दैट आई एम मेकिंग अ वीडियोस फॉर यू, है ना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ एनीथिंग नीडेड तो कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो इसे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।